हेलो थिंकर्स, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी शामिल हुए थे, यूएई में हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग। वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है इंडिया ऑफर टू होस्ट 28 क्लाइमेट मीट। इससे रिलेटेड आर्टिकल है ये, इंडिया ऑफर टू होस्ट 28 क्लाइमेट मीट, इससे रिलेटेड। चलिए जानते पूरा न्यूज़ क्या है और इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया, इससे रिलेटेड जानते हैं। तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 उसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? यूएई में हो रही है। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब 2028 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33 मीटिंग होगी तो इंडिया इसे होस्ट करने का ऑफर दे रहा है। इंडिया 28 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33 मीटिंग होगी, उसे होस्ट करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ऑफर दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल एमिशन होता है ना, उस एमिशन में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो है डेवलप कंट्री रेस्पॉन्सिबल है। बट उसका भुगतान किससे करना पड़ता है, खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? वो है डेवलपिंग कंट्री। क्यों डेवलप? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2050 की जो टारगेट है उसके लिए डेवलप कंट्री को सचेत होना होगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। इंडिया के नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी के टारगेट क्या है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग में इंडिया द्वारा लिए गए थे। तो बात करिए इंडिया के टारगेट की, 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि वो सबसे पहले 45% एमिशन को कम करेगा। 2030 तक इंडिया अपने एमिशन का 45% कम करेगा। साथ ही साथ नॉन फॉसिल फ्यूल देखो, नॉन फॉसिल फ्यूल जो होगा ना उसका कंजप्शन इंडिया 50% बढ़ाएगा। एक होता फ्यूल, दो टाइप का होता है। एक तो होता फॉसिल फ्यूल वाला जो जीवाश्म से बनता है, जैसे और पेट्रोल डीजल वगैरह। तो उससे क्या होता है, एक तो ये जो लिमिटेड है, ठीक है, और इसका जो इन्वायरमेंट पर असर भी होता है, कार्बन ज़्यादा इनसे उत्सर्जित होता है। तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है ना उसके कंजप्शन को बढ़ाना। नॉन फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन को बढ़ाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इसके लिए सोलर प्लांट का यूज़ करना, इन माध्यमों से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाए जिससे नॉन फॉसिल फ्यूल है उनका कंजप्शन कम हो। तो उसका जो फॉसिल फ्यूल है उनका कंजप्शन कम हो और नॉन फॉसिल फ्यूल है उनका कंजप्शन बढ़े, उसको ले जाना 50% ले जाने का इंडिया टारगेट कर रहा है। और इंडिया की अभी जो मोदी जी ने ये भी कहा था कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी, 70%, और जो वर्ल्ड में जो कंजप्शन होता है उसमें इंडिया का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, 4%। तो इंडिया बहुत अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत कम वो एमिशन करती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल पूरी जो डेवलप कंट्री है वो है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 मीटिंग चल रही है कहाँ हुई, यूएई में। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 2028 में मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33वीं मीटिंग होगी, उसे होस्ट करने का प्रधानमंत्री जी ने ऑफर दिया। साथ में कहा है कि जलवायु के दायित्व का जो आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी ने कहा 2050 तक अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। भारत की प्रतिबद्धता ये है कि भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, उसमें 45% एमिशन को कम करना और 50% गैर जीवाश्म जो ईंधन है उनकी बढ़ोतरी को, उसके जो यूज है उसको बढ़ाना है। इंडिया की जो टोटल एमिशन है उसमें 4% ही योगदान है। 2050 तक हमारा जो टारगेट है उससे पूरा करने का हम काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में तो अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें अभी कौन सी हो रही है, अभी 28 है। इंडिया कौन सी होस्ट करेगा, वो करेगा COP33, जो कब होगी, 2028 में होगी, ठीक है। अब ये बात हो गई। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें तो यूएन की कॉन्फ्रेंस होती है और यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे होस्ट कराया जाता है। एनुअल हर वर्ष ये आयोजित होती है। इसमें 200 कंट्री शामिल होती है। कंट्री के अलावा भी बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे कि कोई NGO है, कोई पार्टिसिपेंट बिजनेस फर्म है, बाकी सारे स्टेट फर्म सब इसमें जाके इसमें योगदान लेते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली देश ही शामिल होते हैं, NGO भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और भी स्टेक होल्डर इसमें शामिल हो सकते हैं। टोटल बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। अभी बात करें अभी 80,000 से भी ज़्यादा 80,000 प्लस रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुए हैं, जो हाईएस्ट है, आज दिन तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है कि इतने इसमें शामिल हुए हैं स्टेक होल्डर। और इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में चर्चा होती है विभिन्न मुद्दों पर, किस प्रकार के जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसे कम किया जाए
और हमारा जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रोकना है, तो उसे किस प्रकार से अचीव किया जाए, इससे रिलेटेड पूरी चर्चाएं होती है। अब कौन कौन से डिसीजन माने जाते नहीं माने जाते वो तो अलग अलग होता है, लेकिन इससे फाइनल जानेंगे जब अभी पूरा नहीं होगा, जब फाइनल आ जाएगा पूरा तब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के 2023 के बारे में। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023। सबसे पहले जान लो वर्ल्ड इसमें क्या आया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्तर पर है ना, ग्लोबल लेवल पर मलेरिया के पेशेंट है उनमें बढ़ोतरी हुई है, वो इंक्रीज हुए, उनमें ज़्यादा कमी हुई नहीं है। जबकि बात करें इंडिया लेवल की, तो इंडिया में मलेरिया के पेशेंट में कमी आई है। क्या न्यूज़ में क्या है? इंडिया में मलेरिया के पेशेंट में कमी आई है। जबकि बात करते ग्लोबल लेवल की, तो ग्लोबल स्तर पर मलेरिया के पेशेंट में वृद्धि देखी गई है, ऐसा न्यूज़ में पाया गया। तो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है, इंडिया ने मेहनत करी, वर्ल्ड लेवल पे ये मेहनत नहीं करी गई ये। अब जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में बात करें, ये इन्फेक्टियस डिजीज मीन्स संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक जब पर्सन ए के टच में पर्सन बी आए तो ये ए को बी को भी ये इन्फेक्ट कर देगा। तो ये इन्फेक्टियस ट्रांसमिट है रोग है, इन्फेक्टिव ट्रांसमिट में संक्रामक रोग है। इसमें जो रेस्पॉन्सिबल है इसका ट्रांसफर देखो, एक होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब इससे फैलाया कौन रहा है। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसको फैलाने का काम क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? इसको बीमारी है और यहाँ तक ले जाना कौन ले जाने का? इसे कहते हैं फैला कौन रहा है, इसे ट्रांसमिट कौन कर रहा है। तो ट्रांसमिट करने या फैलाने का रेस्पॉन्सिबल है वो है मादा एनाप्लीज, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मादा एनाप्लीज मच्छर। मादा एनाप्लीज मच्छर जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है रेस्पॉन्सिबल मलेरिया को फैलाने के लिए। लेकिन ये होता किसके कारण है? एक तो आपने मेरे को सामान दिया, मैं इसके लिए लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या ट्रांसफ़र करने वाला, मेरा कोरियर का काम है। तो इसमें मच्छर है मादा एनाप्लीज, वो एक कोरियर है, वहाँ के ले जाने का काम करता है। जबकि रेस्पॉन्सिबल कौन है, आखिर भेजने वाला कौन है? तो जो रेस्पॉन्सिबल है वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसके लिए फैलाने का काम करता है मादा एनाप्लीज मच्छर, और रेस्पॉन्सिबल कौन है, किसके कारण होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। ये देख लिया, इसके बारे में समझ में आ गई। सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन मलेरिया के बारे में। मलेरिया संक्रामक रोग है जो एक आदमी के टच में अगर दूसरा आदमी आता है, जिसको अगर है तो पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ये किसके कारण होता है। इसमें कारण पूछे, रेस्पॉन्सिबल कोजेज किसके हैं, कारण है, तो ये है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसकी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो मादा एनाप्लीज मच्छर। चीज़ सिंपल है, समझ में आ गई। ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री में होता है, साउथ अफ्रीकन, साउथ एशियन, अमेरिकन, इन देशों में होता है। मतलब ये वर्ल्ड है ना, ये साउथ एशिया, इस यहाँ इन देशों में होता है, इक्वेटर के आसपास की इन देशों में ज़्यादातर होता है। पूरे वर्ल्ड में इन देशों के आसपास ज़्यादातर ये फैलता है। और 2023 रिपोर्ट भी यही शो कर रही है। कॉज इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो मादा एनाप्लीज मच्छर है वो ऐसे किसी व्यक्ति को काटे जिसमें ये मलेरिया था, तो वहाँ से प्लाज्मोडियम था, इससे चिपक गया। फिर नेक्स्ट पर्सन को काटा तो प्लाज्मोडियम इसमें चला गया। ये लीवर सेल होता है ना, लीवर सेल पर अटैक करेगा पहले, लीवर सेल के फिर अटैक करके फिर ये RBC पर अटैक करेगा। रेड ब्लड सेल होता है उस पर अटैक करेगा, वो पूरे शरीर को इन्फेक्टेड कर देगा और बीमार पड़ जाएगा पूरा शरीर। इसमें क्या होता है? पहले बुखार भी आ सकता है आपको, ठीक है, हेडेक भी हो सकता है आपको, सिर दर्द हो सकता है, इसमें अलग दर्द भी हो सकता है। तो कई प्रकार के इसमें लक्षण भी हो सकता है जिससे मलेरिया होता है। अब बात ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई आपको। पहले देखो, इसके काटा, फिर लीवर सेल को अटैक किया, फिर RBC को अटैक किया और पूरे शरीर में ये फैल गया। हिंदी में भी मलेरिया के बढ़े हुए रोग है। किसके द्वारा ये होता है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है, एक पर्सन दूसरे पर्सन हो सकता है। रेस्पॉन्सिबल कौन है? मादा एनाप्लीज मच्छर है और प्लाज्मोडियम इसका कारण होता है। व्यापकता अफ्रीकन देशों में, दक्षिण अमेरिकन, एशिया में होता है, जो उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल रीजन में बता दें, इक्वेटर के आसपास की उन रीजन में होता है। मादा एनाप्लीज मच्छर इसके काटने से होता है। परजीवी जो यकृत, लीवर सेल को अटैक करता है, फिर RBC को अटैक करता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। मलेरिया के सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में क्या होता है? इसमें जो देखो मलेरिया के सिम्टम की तो बात कर ली है, देखो सिम्टम देख लो।
हेडेक हो सकता है, मसल में दर्द हो सकता है, फटीग हो सकता है, फिर आई फ्लू हो सकता है, बीमारियाँ ऐसे फीवर का फील कर सकते हो। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो पैरासाइट है ना, वो 5 रेस्पॉन्सिबल पैरासाइट है, 5 रेस्पॉन्सिबल पैरासाइट है जो ह्यूमन को मलेरिया से इन्फेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 सबसे प्रमुख है, वैसे तो 5 है बट 2 प्रमुख है। प्रमुख 2 कौन कौन से? एक तो प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरियम, एक तो प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम, दूसरा प्लाज्मोडियम विवेक्स। मलेरिया के लिए 5 पैरासाइट है वो रेस्पॉन्सिबल है जो ह्यूमन को मलेरिया से इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उसके 5 रेस्पॉन्सिबल है। और उसमें जो 2 है वो इम्पोर्टेंट, 2 इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा डेंजर है वो कौन कौन से? एक है प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये आप याद रख सकते हो, प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये किससे रिलेटेड है और कौन सी बीमारी इनके कारण होती है? तो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो ट्रांसफर कम करने का काम मच्छर करता है, बट जो कोज है वो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिम्टम हमने जान ही लिए थे। भारत ने कुछ इनिशिएटिव लिए है क्या? इंडिया इनिशिएटिव टू कंट्रोल मलेरिया। जी हाँ, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इंडिया ने बहुत ही सारे इनिशिएटिव लिए हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, लाइक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है जो 2016 से 2030 तक कार्य करेगा। और इसमें टारगेट है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो मलेरिया को 2027 तक है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा। इंडिया का पहला टारगेट क्या है? पहला इनिशिएटिव है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एलिमिनेट मलेरिया, जिसमें 2030 तक का टारगेट है और 2027 तक को मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट। इसके अलावा इंडिया का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जो मलेरिया के लिए, ये 5 साल तक कार्य करेगा। ये 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें भी मलेरिया को एलिमिनेट करने के ऊपर फोकस किया गया है और रोड मैप बनाया गया कि 571 जिलों में ये काम करके मलेरिया को ख़त्म करने का कार्य करेगा। इसके अलावा भी इंडिया ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मीरा इंडिया नाम का एक प्रोग्राम भी चलाया है। ये प्रोग्राम चलाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा। इसमें क्या होगा? ये कोई ऐसा है कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे जो पार्टनर होते हैं बिजनेस वगैरह, वो सारे मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं जो कि मलेरिया को ख़त्म करने में काम कर रहा है, मलेरिया को कंट्रोल करने में काम कर रहा है। इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम आपने समझ में आ गए होंगे। पहला इंडिया का प्रोग्राम है इंडिया फ्रेमवर्क बनाया हुआ नेशनल, जो 2030 तक 27 तक ख़त्म करने का टारगेट है। साथ ही साथ 5 साल को जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी है। और मीरा को भी आप याद रख सकते हो। मीरा नेशनल एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मीरा इंडिया जो ICMR द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम। और इंडिया ने 2000 से 2020 की बात करें 2020 तक इंडिया ने 83% मलेरिया के केस को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया है। ये पूरा था हिंदी मीडियम। मलेरिया के लिए 5 परजीवी रेस्पॉन्सिबल है। उसमें जो प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम ये सबसे घातक है, ठीक है। और इसमें ये सिम्टम होते हैं ठंड लगना, बीमारी आना, सिर दर्द, हेडेक वगैरह। मलेरिया के भारत की कौन कौन सी पहल है? तो मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत की अलग अलग प्लान चलाए जा रहे हैं, जिसमें मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016 से 2030 तक काम करेगा। इसमें 2027 तक मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया गया है, जिसमें 2017 में लॉन्च किया गया था, 5 साल के लिए। इसके अलावा भी कई सारे और प्लान भी चलाए। साथ ही साथ मीरा नाम का भी प्लान चला है, जिसमें मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन, ये भी ICMR द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें भी मलेरिया को ख़त्म करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है डिक्लाइन इन PMI। PMI इसकी फुल फॉर्म क्या है? PMI इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स न्यूज़ में क्यों है? अभी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, उसमें कमी देखी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में। हमने पहले भी इसके बारे में जाना था, एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। देखो इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, अलग अलग कंपनी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपके पास में कितना माल रखा हुआ है, डिमांड कितनी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक स्कोर निकाला जाता है, उसके आधार पर जो 50 को टारगेट करके एक
स्कोर निकाला जाता है। अगर 50 से कम स्कोर आया मतलब ग्रोथ कम है, 50 आया तो ठीक है, 50 से अच्छा है तो अधिक है मतलब अच्छा है। इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करता है S&P ग्लोबल। देखो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आते रहते हैं, ज़्यादातर याद रहते नहीं है और एक आध क्वेश्चन कभी कभार बनता है। तो आप सिंपल सा याद रखना PMI के बारे में एक दो चीज़ें याद रखना। पहले रिलीज कौन करता है? कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नहीं करती है, एक ग्लोबल लेवल की कंपनी S&P ग्लोबल उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर 40 इकोनॉमी का वर्ल्ड वाइड अध्ययन करके इसे रिलीज किया जाता है। मंथली डेटा ये प्रोवाइड करती है। ये चीज़ें इतनी याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, बस इतना याद रखना था। PMI रिलीज कौन करता है? ग्लोबल लेवल पर। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है ये देख लो। न्यू ऑर्डर कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, प्रोडक्शन कैसा है, सप्लायर कौन है, वो इन्वायरमेंट वगैरह, एम्प्लॉयमेंट कैसा है। इससे आधार पर एक सूत्र निकाला जाता है। 50 है तो अच्छा है, 50 से कम है तो खराब है। ये सूत्र आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा इतना याद रहेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नागालैंड स्टेटहुड डे। आज के दिन नागालैंड का मतलब 1 दिसंबर को नागालैंड का स्टेट दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड जो फॉर्म हुआ था वो 1 दिसंबर 1962 को नागालैंड फॉर्मेशन हुआ था। अब पहले नागालैंड का इतिहास की बात करें, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब नागालैंड है वो असम का पार्ट था, कोई अलग से स्टेट था नहीं। पर नागालैंड में समय समय पर विरोध हुआ कि नहीं या तो हमें अलग से देश बना दो, ये तो सेपरेट, पहले तो सेपरेट कंट्री की भी बात चल रही थी पर कुछ लोग थे वो अलग राज्य की बात कर रहे थे। इसके लिए कहीं विरोध भी हुए थे, कहीं विद्रोह प्रदर्शन भी हुए। तो जो सेपरेट कंट्री की बात कर रहे थे उनकी बात तो नहीं मानेगी, पर सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे उनकी बात एक्सेप्ट कर ली। और 1962 में नागालैंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया जिनकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मैप को आप पता ही होगा आपको, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ असम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ म्यांमार है। तो नागालैंड का एक बार मैप भी देख लेना, इसकी कैपिटल है कोहिमा। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये एक हॉर्नबिल बर्ड है। देखो नागालैंड में है ना 10 दिन का एक त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जिसे हॉर्नबिल एक बर्ड है उसके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। वहाँ पे काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। तो हॉर्नबिल बर्ड है। अब आप ये देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि हॉर्नबिल बर्ड उसके नाम पर नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आ गया कि हॉर्नबिल बर्ड कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है। आप श्योर हो जाओगे कि हाँ नागालैंड में ये मनाया जाता है फेस्टिवल, तो ये तो नागालैंड का ही स्टेट बर्ड होगा। नहीं, ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है बट नागालैंड का हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड नहीं है। हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है केरला का और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का। ये अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है। इसकी बात करें IUCN की तो नियर 13 लिस्ट में आता है, साइट की अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इसके बहुत सारे थ्रेट हैं, इसको हंट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, मारा जाता है। इसकी बहुत सारी इसको टारगेट भी किया जाता है, तो इसे शिकार भी होता है, तो इस खतरे में भी बहुत ज़्यादा है। ये देख लो 1947 में आज़ादी, 1963 में नागालैंड बना था। ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में बात करें तो भारत में दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। केरल और अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी है। नागालैंड का राज्य पक्षी नहीं, राज्य नागालैंड में ओनली इसके नाम पर त्यौहार मनाया जाता है। खतरे में क्यों है? खतरे में ये इसलिए है कि इसका हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, इसका व्यापार किया जाता है, इसलिए ये खतरे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। केरला होस्ट किया है फर्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट गेम। क्या हुआ है? केरला ने जो ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उससे रिलेटेड गेम्स को होस्ट किया है। इससे क्या होगा? इसका एम ये है कि देखो जब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसफर करता है ना तो ये बाकी वर्ल्ड कंट्री में ज़्यादा होता है बट भारत में कम होता है क्योंकि भारत में इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। भारत में अगर मरने के बाद में जला ही जाता है, कोई ऑर्गन वगैरह ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, तो भारत में अवेयरनेस बहुत कम है। इस अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए नागालैंड ने अभी ये गेम होस्ट किया है। इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है कि ये अवेयरनेस करेगा, लोगों को बढ़ाएगा, जागरूकता देगा। आप इससे रिलेटेड कोई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसका एग्जांपल दे सकते हो। वर्ल्ड लेवल पर भी ट्रांसप्लांट गेम फेडरेशन है, 40 में जो कंट्री है इसके मेंबर है और 1978 में इस ट्रांसप्लांट के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 40 से 70 कंट्रीज़ के मेंबर है
और अभी केरला ने फर्स्ट टाइम इसे होस्ट किया था। भारत में एक एक्ट भी है ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन 2011 हमने अमेंड किया था। और एक्ट है वो है 1994 का एक्ट है, जिसे 2011 में अमेंड किया गया था। जो ह्यूमन ऑर्गन के ट्रांसप्लांट सारी जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उससे रिलेटेड सारी बातें करता है। अभी यही है केरल में ट्रांसप्लांट के लिए गेमों की मेज़बानी की है, जो इसको बढ़ावा देगा, मनोबल बढ़ाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और अंगदान की जो संस्कृति है उसे बढ़ावा देने में मदद करेगा। वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम है, 70 देश इसके मेंबर है, 1978 से ही स्टार्ट है। भारत में एक एक्ट भी है, मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011, जो 1994 में संशोधन था, जो इससे रिलेटेड पूरा डील करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।